पूर्वोत्तर भारत, हम सब ने ये नाम सुना है। 7 बहनों की भूमि, चाय के बागान, एक सींग वाला गेंडा। लेकिन आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस जानी पहचानी तस्वीर के पीछे की कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें भूगोल, राजनीति, संस्कृति और भविष्य की संभावनाएं एक बहुत ही अनोखे तरीके से उलझी हुई हैं। बिल्कुल। और अक्सर जब हम इस क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो या तो सिर्फ इसकी खूबसूरती का जिक्र होता है या फिर वहाँ की चुनौतियों का। हाँ, दोनों बिल्कुल अलग अलग। आज की हमारी कोशिश इन दोनों सिरों को जोड़ने की है, ये समझने की कि कैसे इसकी बेमिसाल खूबसूरती ही इसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत भी है और कैसे इसकी जटिलता में ही इसके विकास के सबसे बड़े अवसर छिपे हैं। तो चलिए इसी उलझी हुई तस्वीर को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं और शुरुआत उस चीज से करते हैं जो इस पूरे इलाके को सबसे अनोखा बनाती है, इसका नक्शा, इसका भूगोल। हाँ, कहा जाता है कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक से बाकी भारत से जुड़ा है। ये सुनने में तो एक सामान्य सा भौगोलिक तथ्य लगता है, लेकिन जब आप आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। सोचिए, पूर्वोत्तर भारत की सिर्फ 2% जमीनी सीमा ही बाकी भारत से लगती है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? सिर्फ 2%? सिर्फ 2%। बाकी 98% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ये किसी भी दूसरे भारतीय राज्य या क्षेत्र जैसा नहीं है। ये असल में अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देता है। एक बहुत ही पतली सी जमीन की पट्टी जो कुछ जगहों पर सिर्फ 25-22 किलोमीटर चौड़ी है, 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बाकी देश से जोड़ती है। हाँ, ये तो सुनने में ही बहुत नाजुक लगता है। अगर उस छोटी सी पट्टी पर कोई भी रुकावट आ जाए तो पूरा का पूरा क्षेत्र बाकी देश से कट सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक तरफ ये नाजुक जुड़ाव है तो दूसरी तरफ यही वो दरवाजा है जो भारत को सीधे दक्षिण पूर्व एशिया के आसियान देशों से जोड़ता है। तो ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का लॉन्च पैड है। हर नीति, हर प्रोजेक्ट, चाहे वो सुरक्षा का हो या विकास का, इसी अनोखे भूगोल को ध्यान में रखकर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस भूगोल को जहन में रखते हुए अब जरा उस परिवार से मिलते हैं जो इस इलाके में बसता है। हम हमेशा सुनते हैं 7 बहनें और एक भाई। ये सिर्फ कहने का एक तरीका है या इन राज्यों की अपनी अपनी एक अलग पहचान भी है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, उगते सूरज की भूमि? ये नाम सिर्फ काव्यात्मक नहीं है, ये इनकी खासियत बताते हैं। अरुणाचल सचमुच वो जगह है जहां भारत में सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं। अच्छा। असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है, वो वाकई में इस पूरे इलाके का प्रवेश द्वार है। ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल मैदान इसे बाकी राज्यों से जोड़ता है। और फिर मेघालय है, यानी बादलों का घर। हाँ, और जो कोई भी मौसिन राम या चेरापूंजी गया है वो जानता है कि ये नाम कितना सटीक है। सही बात है। और मणिपुर के बारे में कहा जाता है कि नेहरू ने इसे भारत का गहना कहा था। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, लोकटक झील और इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को देखकर उन्होंने ये कहा था। इसी तरह मिजोरम का मतलब ही है पहाड़ी लोगों की भूमि। नागालैंड अपनी योद्धा परंपराओं और त्योहारों के लिए मशहूर है, इसलिए उसे त्योहारों की भूमि कहते हैं। और त्रिपुरा? त्रिपुरा में बंगाली और आदिवासी संस्कृतियों का एक अनूठा संगम है, तो वो विविधता की भूमि है। और इन सब के साथ सिक्किम, 7 बहनों का भाई, जो अपनी शांत बौद्ध संस्कृति और कंचनजंगा के नज़ारों के साथ इस परिवार को पूरा करता है। इन नामों और उपनामों से ही एक इतनी रंगीन तस्वीर उभरती है और ये रंग सबसे ज्यादा दिखते हैं वहां की संस्कृति में। त्योहारों की बात कर लें, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल तो अब इंटरनेशनल मैप पर आ चुका है। और वो सिर्फ एक मेला या नाच गाने का कार्यक्रम नहीं है। हॉर्नबिल फेस्टिवल एक तरह का जीता जागता म्यूजियम है। जीता जागता म्यूजियम? हाँ, वहाँ नागालैंड की सभी प्रमुख जनजातियां एक साथ आती हैं, अपनी परंपराओं, अपने पहनावे और अपने खान पान का प्रदर्शन करती हैं। वो अपनी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और दुनिया को अपनी पहचान दिखाने का एक तरीका है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अपनी पहचान को जिंदा रखने का एक जरिया है। बिल्कुल। जैसे असम का बिहू है जो पूरी तरह से खेती किसानी और मौसम के चक्र से जुड़ा है, या मेघालय का वांगला जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं। 100 ड्रम? हाँ, ये गारो जनजाति का फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला एक धन्यवाद उत्सव है।
ये त्योहार हमें बताते हैं कि वहाँ के समाज की जड़ें कितनी गहराई से प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। और अब तो अरुणाचल का जीरो म्यूजिक फेस्टिवल जैसे नए जमाने के इवेंट्स भी हो रहे हैं जो परंपरा और आधुनिकता को एक साथ ला रहे हैं। सही कहा। ये विविधता कपड़ों में भी दिखती होगी। मैंने नागा योद्धाओं के शॉलों के बारे में सुना है कि उनकी डिजाइन का कुछ खास मतलब होता है। हाँ, वो सिर्फ एक शॉल नहीं बल्कि पहनने वाले का बायोडेटा होता है। बायोडेटा? हाँ, उस पर बने डिजाइन बता सकते हैं कि वो किस कबीले का है, समाज में उसका क्या रुतबा है और उसने जीवन में क्या हासिल किया है। इसी तरह असम की मेखेला चादर है जो मुगा सिल्क से बनती है, या मेघालय की खासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक जैनसेम। ये सिर्फ कपड़े नहीं, ये विरासत की वो बुनाई है जिसमें पीढ़ियों की कहानियां और पहचान छिपी है। और जहाँ इतनी संस्कृति हो वहाँ खान पान की बात तो होगी। हाँ जी। कहते हैं कि वहाँ का खाना बहुत अलग होता है, कम तेल मसालों वाला। वहाँ के खाने की खासियत है ताज़ी चीज़ों और फर्मेंटेशन यानी किण्वन का इस्तेमाल। फर्मेंटेशन? हाँ, जैसे नागालैंड में बांस के अंकुर यानी बैम्बू शूट्स के साथ बना पोर्क, जिसका एक बहुत ही अर्थी और दमदार स्वाद होता है। या असम की मासोर टेंगा, एक खट्टी मछली करी जो बहुत ताजगी देती है। वाह। और पे में अपोंग जैसी चावल की ब्योर से लेकर दुनिया भर में मशहूर असम की चाय तक हर चीज में एक अनोखापन है। ये संस्कृति और जीवन शैली जाहिर तौर पे वहाँ की कुदरत से ही निकली है और वहाँ की प्राकृतिक संपदा तो अपने आप में खजाना है। काजीरंगा का गैंडा तो सब जानते हैं, लेकिन मणिपुर की लोकटक झील, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क। हाँ, ये सुनने में ही किसी फैंटेसी लैंड जैसा लगता है। और ये सच है। झील पर घास और मिट्टी के बड़े बड़े द्वीप तैरते हैं जिन्हें फुमडी कहते हैं, और उन्हीं में से एक पर ये नेशनल पार्क बना है। या फिर मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस को देखिए। हाँ, ये तो कमाल की चीज है। मतलब हम यहाँ स्टील और कंक्रीट के पुल बना रहे हैं और वहाँ लोगों ने सैकड़ों साल पहले प्रकृति के साथ मिलकर जिंदा पुल बना लिए, जो वक्त के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं। अविश्वसनीय। ये इंसान और प्रकृति के सह अस्तित्व का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये पूरा क्षेत्र ऑर्किड की सैकड़ों प्रजातियों, दुर्लभ पक्षियों और औषधीय पौधों का घर है। ये एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है जिसकी कीमत शायद हम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं। और ये जो बेमिसाल कुदरत है, ये पहाड़, ये नदियां, ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है। आज के दौर में यही इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत और भू राजनीतिक अहमियत की वजह भी बन रहे हैं। वो कैसे? देखिए, इस क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस और सबसे बढ़कर जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अपार क्षमता है। ब्रह्मपुत्र जैसी नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि ऊर्जा और जल सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जरिया है। और जैसा हमने पहले बात की, चीन के साथ सीमा तनाव को देखते हुए ये पूरा इलाका एक बहुत जरूरी सुरक्षा बफर का काम करता है। इसलिए इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। और शायद इसी महत्व की वजह से एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर इतना जोर दिया जा रहा है। ये लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में बदलाव सिर्फ शब्दों का खेल है या इसका कोई ठोस मतलब है? इसका बहुत ठोस मतलब है। लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो एक पैसिव अप्रोच थी। एक्ट ईस्ट यानी पूर्व में काम करो एक प्रोएक्टिव पॉलिसी है। प्रोएक्टिव? हाँ, इसका आधार है 3 C's: कल्चर यानी संस्कृति, कॉमर्स यानी वाणिज्य और कनेक्टिविटी यानी संपर्क। लक्ष्य ये है कि पूर्वोत्तर को सिर्फ भारत का एक कोना न समझा जाए बल्कि इसे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और संस्कृति का एक धड़कता हुआ केंद्र बनाया जाए। ओके, ये सुनने में तो बहुत एम्बिशियस लगता है। क्या जमीन पर कुछ हो रहा है? बिल्कुल। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाएं बन रही हैं जो हमें सड़क के रास्ते सीधे थाईलैंड तक जोड़ देंगी। सड़क से थाईलैंड? हाँ, और कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कोलकाता को म्यांमार के रास्ते मिजोरम से जोड़ेगा, जिससे सामान लाने ले जाने का खर्च और समय दोनों घटेंगे। और इन बड़े प्रोजेक्ट्स में जापान जैसी आर्थिक महाशक्ति का निवेश करना ये दिखाता है कि इसका महत्व सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए है। लेकिन ये तस्वीर इतनी सीधी और सपाट भी नहीं है। इस क्षेत्र का इतिहास उग्रवाद, जातीय संघर्ष और अस्थिरता से भी जुड़ा रहा है। दशकों तक यहाँ अलग राज्य या स्वायत्तता की मांग को लेकर आंदोलन चले हैं। हाँ, और ये इस कहानी का एक बहुत जरूरी और संवेदनशील हिस्सा है। आजादी के बाद से ही पहचान, संसाधन और राजनीतिक अधिकारों को लेकर यहाँ बहुत से संघर्ष हुए हैं।
और इसी वजह से AFSPA यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जैसे कानून यहाँ लंबे समय तक लागू रहे। तो ये जो AFSPA पर बहस है, ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, राइट? इसका मतलब है कि जमीन पर रोज की जिंदगी में एक तनाव बना रहता है। बिल्कुल। एक तरफ सुरक्षा की जरूरत और दूसरी तरफ आम नागरिक के अधिकारों का सवाल। ये चीज वहां के माहौल पर कैसे असर डालती होगी? ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। सुरक्षा बलों को बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में काम करना होता है, लेकिन वहीं आम नागरिकों की जिंदगी पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। ये एक ऐसी जटिलता है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। और ये चुनौतियां सीमा पर और भी बढ़ जाती होंगी, खासकर अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल, जहां मैकमोहन रेखा को लेकर चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है। तो चीन के साथ इस तनाव को देखते हुए अरुणाचल में क्या खास कदम उठाए जा रहे हैं? वहां पर अब सुरक्षा और विकास को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सेला पास टनल जैसी परियोजनाओं से अब हर मौसम में तवांग तक सेना की आवाजाही आसान हो गई है। अच्छा। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमा पर बसे गांवों में सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। क्या सोच है इसके पीछे? सोच ये है कि अगर सीमावर्ती गांव खुशहाल होंगे तो वहां से पलायन रुकेगा और वो लोग हमारी सुरक्षा की पहली पंक्ति बनेंगे। तो इतनी सारी जटिलताओं और चुनौतियों के बीच क्या शांति और विकास का कोई रास्ता निकल रहा है, या ये संघर्ष चलता ही रहेगा? पिछले कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव आया है। सरकार अब बातचीत और शांति समझौतों पर ज्यादा जोर दे रही है। कई बड़े उग्रवादी समूहों ने हथियार डाले हैं और मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। बेशक कुछ चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन दिशा सकारात्मक है। और विकास के मोर्चे पे क्या हो रहा है? क्योंकि बिना विकास के शांति टिकाऊ नहीं हो सकती, है ना? सही कहा। विकास के लिए सबसे बड़ा जोर कनेक्टिविटी पर है। लक्ष्य ये है कि सभी 8 राज्यों की राजधानियों को एक आधुनिक रेल, सड़क और हवाई नेटवर्क से जोड़ा जाए। उत्तर पूर्वी परिषद जैसी संस्थाएं ये सुनिश्चित कर रही हैं कि ये विकास योजनाएं जमीनी हकीकत के मुताबिक हों और वहां की जनजातीय संस्कृति का भी सम्मान करें, क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और पुल बनाना नहीं है, बल्कि लोगों की पहचान और विरासत को सहेजना भी है। एकदम। तो इन सभी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? पूर्वोत्तर भारत सिर्फ पहाड़ों और जंगलों की भूमि नहीं है, ये संभावनाओं से भरा एक ऐसा क्षेत्र है जो शायद अब अपनी असली क्षमता को पहचानने की कगार पर है। आप इसे उदय कह सकती हैं। ये सिर्फ एक क्षेत्र का उदय नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक नए ग्रोथ इंजन का उदय है। नए ग्रोथ इंजन का? हाँ, ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक बढ़त और सांस्कृतिक कूटनीति, इन सभी मामलों में पूर्वोत्तर भारत आने वाले दशकों में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। बिल्कुल, ये संभावनाओं का एक उगता हुआ सूरज है। सही कहा। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा सकते हैं? जरूर। हमने इस क्षेत्र को सड़कों, पुलों और रेलवे लाइनों जैसी भौतिक कनेक्टिविटी से जोड़ने की बड़ी बड़ी योजनाओं पर चर्चा की, लेकिन सवाल ये है कि इतनी विविध जातीयताओं और इतिहास वाले इस क्षेत्र को बाकी भारत के साथ सांस्कृतिक कनेक्टिविटी या भावनात्मक जुड़ाव से कैसे जोड़ा जाए? बहुत गहरा सवाल है। और इस क्षेत्र के भविष्य की सफलता में ये भावनात्मक जुड़ाव क्या भूमिका निभाएगा?